बीए प्रथम वर्ष के बच्चों का पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम जो अध्याय पढ़ेंगे वो है प्राथमिक समूह, है ना, प्राइमरी ग्रुप। प्राथमिक समूह की अवधारणा को सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्री थे चार्ल्स हर्टन कुले, इन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी और प्राथमिक समूह का जो है हमारे जीवन में बहुत महत्व है। स्वयं कुले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा की इतना अधिक महत्वपूर्ण माना है, उन्होंने लिखा भी है कि समाजशास्त्री जगत में यदि मुझे स्मरण रखा गया तो उसका कारण मेरा प्राथमिक समूह का सिद्धांत ही होगा। सचमुच प्राथमिक समूह की अवधारणा को स्पष्ट कर कुले ने समाजशास्त्री जगत में अपने को अमर बना दिया। प्राथमिक समूह क्या है यह समझें, इसके पहले आइए हम इनकी परिभाषाओं को देखते हैं। सबसे पहले हम C.H. कुले की ही परिभाषा लेते हैं। बच्चों, C.H. कुले लिखते हैं कि प्राथमिक समूह से मेरा तात्पर्य उन समूह से है जिनकी विशेषता घनिष्ठ आमने सामने के संबंध और सहयोग से होती है। वे प्राथमिक अनेक अर्थों में हैं, परंतु मुख्यतः इस अर्थ में है कि व्यक्तियों के सामाजिक स्वभाव और आदर्शों के निर्माण में मौलिक हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से घनिष्ठ संबंधों का परिणाम अनेक व्यक्तियों का एक सामान्यपूर्णता में घुल मिल जाना होता है, जिससे कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व कम से कम अनेक उद्देश्यों के लिए समूह का सामान्य जीवन और उद्देश्य बन जाता है। संभवतः इस पूर्णता का वर्णन करने के लिए सबसे सरल यह है कि इसे हम कहें। इसमें हम इस प्रकार की सहानुभूति और पारस्परिक एक रूपता पाई जाती है जिसके लिए हम ही स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। व्यक्ति सब लोगों की भावनाओं को दृष्टि में रखते हुए रहता है और उनकी भावनाओं में अपनी इच्छाओं का मुख्य उद्देश्य को पाता है। आमने सामने का मतलब बच्चों, आमने सामने का मतलब यह नहीं है कि पूरे समय आमने सामने बैठे रहना है। आमने सामने का मतलब होता है कि हमारी हर गतिविधि, हमारी जो सामान्य गतिविधि है वो हम बिना दिखावे के करते रहते हैं और इन गतिविधियों को करने के लिए जो है ये गतिविधियां हम अपने प्राथमिक समूह में ही करते हैं। प्राथमिक वे हैं जो व्यक्तियों के सामाजिक स्वभाव और आदर्शों के निर्माण में सर्वाधिक मौलिक होते हैं। कुले ने परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस को प्राथमिक समूह के रूप में उद्यत किया है। व्यक्ति का इस विश्व में सर्वप्रथम पदार्पण परिवार में ही होता है। परिवार के सदस्य के संबंधों में घनिष्ठता और परस्पर सहयोग अद्वितीय है। जितनी हम की अभिव्यक्ति परिवार में पाई जाती है उतनी अन्य किसी समूह में नहीं पाई जाती। परिवार सामाजिकरण की सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक संस्था है। परिवार के पश्चात बालक का संपर्क जिस समूह से होता है वह है क्रीड़ा समूह। क्रीड़ा समूह यानी जानते हो ना बच्चों, जिसमें बच्चे खेलते कूदते हैं और नई नई चीज़ें सीखते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना। तो परिवार के समान ही क्रीड़ा समूह भी सार्वभौमिक है। प्रत्येक देश काल में बच्चों का क्रीड़ा समूह पाया जाता है। खेलकूद का समूह भी बालक के उन आदर्शों का निर्माण करता है जो उसे भविष्य के जीवन में निराशा से बचाते हैं। खिलाड़ी भावना का उदय इन्हीं क्रीड़ा समूह से ही होता है। कुले के अनुसार पड़ोस भी महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह है। कहावत भी है कि पड़ोस अच्छा तो जीवन सुखी बन जाता है। रिश्तेदारों से भी अधिक पड़ोस के व्यक्ति काम आते हैं। पड़ोस का समूह सुख दुख में हमेशा साथ रहकर हाथ बटाता है। पड़ोस का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहारों पर अनौपचारिक रूप से पड़ता है। यहाँ हम स्पष्ट कर देना उचित समझते हैं बच्चों कि प्राथमिक समूह के रूप में जिस पड़ोस का उल्लेख कुले ने किया है वह शायद छोटे छोटे गांवों, छोटे छोटे शहरों या सरल समाजों का है। आधुनिक अत्यधिक जटिल समाजों का पड़ोस प्राथमिक समूह में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वहाँ तो कौन पड़ोस में रह रहा है, महानगरों में तो यह पता ही नहीं होता। घनिष्ठ संबंधों या सुख दुख में हाथ बटाने की बात तो दूर, ऐसे जटिल समाजों में तो यह भी पता नहीं रहता कि पड़ोस में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, उनके कहाँ कहाँ संबंध हैं, इन बातों को भी पता नहीं लगाया जा सकता।
तो कूले के अनुसार पड़ोस वह है जो सरल सीधे छोटे समूह छोटे गांवों में रहता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्राथमिक समूह में मुख्य रूप से परिवार, क्रीड़ा समूह और पड़ोस को सम्मिलित किया जाता है। आइए अब हम एक और परिभाषा देखते हैं। वो परिभाषा है फेयरचाइल्ड की परिभाषा। फेयरचाइल्ड एक प्राथमिक समूह को 2 से लेकर संभवतः 50 या 60 लोगों के अर्थात एक छोटी सी संस्था के जो अपेक्षाकृत अधिक लंबे समय तक चलने वाले आमने सामने के संबंधों में किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि केवल एक व्यक्ति के रूप में, न कि विशिष्ट कार्यकर्ताओं, प्रतिनिधियों या संगठनों के नियुक्ति के रूप में रहते हैं, वे समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। फेयरचाइल्ड ने यहाँ थोड़ा सा अंतर करा है कूले की परिभाषा से। कूले ने संख्या नहीं बताई थी, लेकिन फेयरचाइल्ड ने प्राथमिक समूह की संख्या बताते हुए बताया है। उन्होंने यह लिखा है कि इन समूह की सदस्य संख्या कम होती है। छोटी संख्या वाले समूह में ही घनिष्ठ संबंध पाए जा सकते हैं। जहाँ सदस्यों की संख्या अधिक होगी तो उनके मध्य व्यक्तिगत संबंध भी नहीं पाए जाएंगे। अधिक संख्या होने पर समूह के लोग एक दूसरे को पहचानते तक नहीं हैं। बड़ी कक्षा के विद्यार्थियों में जो है घनिष्ठता का अभाव होता है। आप महाविद्यालय में भी आएंगी बच्चियों, तो आप देखेंगे कि आप पूरे महाविद्यालय की बच्चियों को नहीं पहचानती हैं। तो इनके संबंध केवल सीमित ही होते हैं कि वे केवल उन बच्चों को आप पहचानेंगे जो केवल आपकी कक्षा में रहेंगे। तो पूरे महाविद्यालय को नहीं पहचानना, केवल कुछ लोगों को पहचानना, तो इस स्थिति में जो है यह प्राथमिक समूह नहीं होगा। लुंडमर्ग और अन्य लोगों ने भी प्राथमिक समूह की परिभाषा दी है। उनका कहना है कि 2 या अधिक व्यक्ति परस्पर घनिष्ठ सहभागी और व्यक्तिगत संबंधों में व्यवहार करते हैं तो उसे प्राथमिक समूह कहा जाता है। इन परिभाषा के अनुसार प्राथमिक समूह की संख्या कम होती है, सदस्यों में घनिष्ठ संबंध होते हैं, सहभागी और व्यक्तिगत संबंध होते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्राथमिक समूह जो हैं वो व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चलिए अब हम प्राथमिक समूह के प्रकारों को पढ़ते हैं। C.H. कूले ने प्राथमिक समूह के 3 उदाहरण बताए हैं। उनके अनुसार प्राथमिक समूह 3 प्रकार के होते हैं। परिवार, दूसरा बच्चों का खेलकूद का समूह और तीसरा पड़ोस या समुदाय, जैसा कि हमने इनकी परिभाषा में भी देखा था। मैकाय और पेज ने प्राथमिक समूहों के जो हैं 9 उदाहरण दिए हैं। उनके अनुसार परिवार, खेलकूद का समूह, मित्रों का समूह, गपशप समूह, साझेदारी, स्थानीय भाईचारा, अध्ययन समूह, गैंग और जनजातीय परिषद, ये सब प्राथमिक समूह के अंतर्गत आते हैं। किंग्सले डेविड ने जो है 4 समूहों को प्राथमिक समूह के अंतर्गत रखा है। उनके अनुसार खेलकूद का समूह, परिवार, ग्राम या पड़ोस और कार्य करने वालों का समूह। तो कूले ने इस संबंध में कहा है कि इस प्रकार के घनिष्ठ संबंधों व सहयोग के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण, यद्यपि किसी भी प्रकार से केवल ये नहीं कि परिवार, बच्चों का खेलकूद समूह या बच्चों का पड़ोस समुदाय हो, ये व्यावहारिक रूप से सर्वव्यापी है, सभी समयों व विकास की सभी श्रेणियों में पाए जाते हैं। मानव प्रकृति व मानवीय आदर्शों में जो सर्वव्यापी मुख्य आधार है, उसी के अनुसार कूले ने जो है प्राथमिक समूह का वर्णन किया है और जिसमें घनिष्ठ, निकटतम, व्यक्तिगत और प्रत्यक्ष संबंध सदस्यों के अंतर्गत पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं प्राथमिक समूह के लक्षण। प्राथमिक समूह के लक्षणों में हम प्राथमिक समूह के लक्षणों को 2 भागों में बांटेंगे। एक है बाह्य लक्षण और दूसरे हैं आंतरिक लक्षण। बाह्य लक्षण में प्राथमिक समूह की भौतिक दशाएं आती हैं, जबकि आंतरिक लक्षणों में जो है संबंधों की विशेषताएं आती हैं। तो प्राथमिक समूह के सबसे पहले हम बाह्य लक्षण यानी भौतिक लक्षण देखते हैं। प्राथमिक समूह के निर्माण के लिए जो अवस्थाएं होनी चाहिए वो हैं, पहली शारीरिक समीपता। सदस्यों को पास पास रहना चाहिए। पास पास रहने का मतलब यह नहीं है बच्चों की 24 घंटे ही आमने सामने रहना चाहिए, मतलब दैनिक गतिविधि लगभग साथ साथ होनी चाहिए। तो साथ साथ रहने, खाने, खेलने, यात्रा करने, साथ साथ अध्ययन करने, इन सब के लिए शारीरिक समीपता की आवश्यकता होती है। शारीरिक समीपता प्राथमिक समूह के विकास का अवसर प्रदान करती है। इससे संबंधों की घनिष्ठता में वृद्धि होती है।
दूसरा जो भौतिक लक्षण है वो है समूह की लघुता, यानी समूह का छोटा होना। बताया भी फेयरचाइल्ड ने और लुंडबर्ग ने कि सदस्यों की संख्या कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो समूह की लघुता। प्राथमिक समूह की दूसरी आवश्यकता जो बाह्य लक्षण है वो है उसका छोटा होना, है ना। समूह जितना छोटा होगा, सदस्यों की संख्या जितनी कम होगी, लोगों में एक दूसरे के साथ संबंध उतने ही प्रगाढ़ और महत्वपूर्ण होंगे। शारीरिक समता के अभाव में आमने सामने के घनिष्ठ संबंधों का विकास नहीं होता, अतः प्राथमिक समूह नहीं हो सकता। छोटे समूह के सदस्य एक दूसरे से व्यक्तिगत रूप से परिचित रहते हैं, समूह के निर्णयों में सभी प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे सामूहिक लक्षणों और सामूहिक घनिष्ठता का विकास करते हैं। तीसरा जो प्राथमिक समूह का भौतिक लक्षण है वो है संबंधों का स्थायित्व। घनिष्ठ संबंधों की गहनता और बारंबारता पर आधारित है। अधिक साथ रहने से सदस्यों में अधिक गहरे संबंध स्थापित होते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्राथमिक समूह के संबंध स्थायी होते हैं, वे कोई थोड़े से समय के लिए नहीं होते। जैसे परिवार में पति पत्नी के संबंध, पिता और पुत्र के संबंध, माता और पुत्र के संबंध, भाई बहनों के संबंध, निकट संबंधियों के संबंध, ये संबंध सभी स्थायी होते हैं, जीवन पर्यंत चलते हैं। इस प्रकार शारीरिक समीपता, आकार का छोटा होना और स्थायित्व प्राथमिक समूह के भौतिक लक्षण हैं। ठीक है ना। अब हम प्राथमिक समूह के आंतरिक लक्षणों को भी देख लेते हैं। प्राथमिक समूह के जो आंतरिक लक्षण हैं उनमें जो सबसे पहला है वो है उद्देश्यों की समानता। प्राथमिक समूह के सदस्यों की कामनाओं और दृष्टिकोणों में समानता रहती है। वे विश्व को समान विचारों से आंकते हैं। दो मित्र जिनका समान बौद्धिक हित हो इस बात के उदाहरण हैं। फिर प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष का कल्याण अपना उद्देश्य समझता है। यह भावना हम की भावना होती है। परिवार के सदस्यों का लक्षण सामान्य होता है। माता पिता बच्चों की भलाई पर विचार करते हैं, इसी प्रकार बच्चे माता पिता के हितों का ध्यान रखते हैं। अपने बच्चों की देखभाल के लिए एक माँ अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं करते। बच्चों का सुख दुख ही उनका सुख दुख होता है। दूसरा जो आंतरिक लक्षण है वो है संबंध स्वयं साध्य होते हैं, है ना। यानी संबंध जो हैं वो किसी भी पक्ष द्वारा किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए साध्य नहीं बनाए जाते, बल्कि वे संबंध स्वयं ही साध्य होते हैं। यदि कोई वैवाहिक संबंध केवल आर्थिक लाभ प्राप्त करने के दृष्टिकोण से किए जाएं, तो उन संबंधों में कुछ लक्षणों की कमी होगी जो वास्तव में वैवाहिक संबंधों में होना चाहिए। प्राथमिक संबंधों में निहित मूल व आंतरिक मूल्यों पक्षों को स्वाभाविकता व स्वतंत्रता का अनुभव प्रदान करते हैं। संबंध अनिवार्य नहीं होते, न ही ऊपर से थोपे हुए होते हैं, बल्कि अंतरंग भावना से प्रेरित व आनंदप्रद होते हैं। माता व बच्चे के बीच संबंध स्वाभाविक और अकृत्रिम होते हैं। तीसरा जो है वो है संबंध व्यक्तिगत होते हैं, है ना। संबंध व्यक्तिगत होते हैं। प्राथमिक समूहों में संबंध व्यक्तिगत होते हैं। संबंध केवल व्यक्ति पर आधारित होते हैं, उनके गुण दोषों पर नहीं। यदि समूह में कोई व्यक्ति नहीं रहता तो वे संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। पति एवं पत्नी के संबंध भी व्यक्तिगत होते हैं, है ना। तो जब तक व्यक्ति है तब तक संबंध हैं। व्यक्ति के समाप्त होने पर या व्यक्ति के कहीं चले जाने पर ये संबंध खत्म हो जाते हैं। चौथी जो आंतरिक गुण है प्राथमिक समूह का वो है संबंध सर्वांगीण होते हैं। प्राथमिक समूहों में संबंध सर्वांगीण होते हैं। ये संबंध किसी एक विशेष बात के लिए नहीं होते। इसमें व्यक्ति केवल कानूनी तत्व या आर्थिक बिंदु या तकनीकी कर्मचारी ही नहीं रहता, बल्कि ये सब कार्य संपूर्णता के साथ करने पड़ते हैं। वह प्राथमिक समूह के कार्य में संपूर्णता से भाग लेता है। उसके संबंध प्राथमिक समूह के किसी विशिष्ट पहलू या कार्य तक सीमित नहीं होते, बल्कि संपूर्ण रूप से होते हैं। यही कारण है कि प्राथमिक समूह के संबंधों में स्थायित्व व घनिष्ठता संपर्क की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसके संपूर्ण जीवन की विस्तृतता के साथ जानता है ना, और उनकी इच्छाओं, दृष्टिकोणों, प्राथमिकताओं, पसंदों, नापसंदों आदि के बारे में भी वे लोग आपस में अच्छे से जानते हैं। पांचवा जो है वो संबंध स्वाभाविक होते हैं। स्वाभाविक होते हैं ना, दिखावटी नहीं होते हैं। प्राथमिक समूह के सदस्यों के संबंध प्राकृतिक व स्वाभाविक होते हैं। वे अपने आप पैदा नहीं होते, ये ऐच्छिक होते हैं, अर्थात अपनी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर रहते हैं। ये किसी प्रकार के दबाव में नहीं पाए जाते। ये प्राकृतिक होते हैं, पारस्परिक होते हैं।
छठी जो विशेषता आंतरिक प्राथमिक समूह के जो आंतरिक लक्षणों की जो छठी विशेषता है बच्चों, वो है संबंधों में नियंत्रण शक्ति होती है। पारस्परिक संबंधों की घनिष्ठता प्राथमिक समूह को अत्यंत शक्तिशाली नियंत्रण की शक्ति प्रदान करती है। यह नियंत्रण भी स्वाभाविक व नैतिक होता है। जो सदस्य स्वेच्छा से मानने को तत्पर रहते हैं, व्यक्ति समूह की इच्छा के अनुरूप कार्य करता है, उसे समूह के आदर्शों का पालन करना पड़ता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि प्राथमिक समूह के सदस्यों में संबंध एक दूसरे के प्रति निष्ठा, विश्वास की भावना पर आधारित होते हैं और प्राथमिक समूह में संबंध घनिष्ठ और सर्वांगीण होते हैं। यह घनिष्ठता और सर्वांगीणता ही हम की भावना उत्पन्न करती है। हम की भावना से उद्देश्यों की समानता आती है। उद्देश्यों की समानता सदस्यों को परस्पर संयुक्त रखती है। उद्देश्यों में भिन्नता आने पर प्राथमिक समूह टूटने लगते हैं। चलते चलते बच्चों हम प्राथमिक समूह के जो कार्य हैं उन्हें भी पढ़ लेते हैं। प्राथमिक समूह के जो कार्य हैं, जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, वह हैं व्यक्ति प्राथमिक समूह में पैदा होते हैं और बड़े होते हैं। प्राथमिक समूह में ही उनका सामाजिकरण होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है। प्राथमिक समूह सामाजिक संगठन में सहायक होते हैं। सामाजिक एकीकरण की मात्रा प्राथमिक संबंधों की गति पर निर्भर रहती है। प्राथमिक समूह सामाजिक नियंत्रण भी करते हैं। किसी व्यक्ति के या समाज के अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य जो हैं, जैसे संतान उत्पत्ति, भावनात्मक संतुष्टि आदि प्राथमिक समूह में ही पूर्ण होते हैं। प्राथमिक समूह ही सामाजिक आदर्शों को सिखाते हैं व सदस्यों में उन्हें डालते हैं। प्यार, स्वतंत्रता, न्याय, दयालुता, विश्वास पात्र, स्वामी भक्ति, नियमों को मानना, ये सब आदर्श प्राथमिक समूह में ही सीखे जाते हैं। स्वयं का विकास भी प्राथमिक समूहों में ही होता है। प्राथमिक समूह संबंधों में कमी होने के कारण ही कई सामाजिक समस्याओं का जन्म होता है। बिखरे हुए घर, बाल अपराध, ये सब इन बातों के यही उदाहरण है कि प्राथमिक समूह की जो नियंत्रण था वो इन लोगों में कम पाया गया। संबंधों की कमी के फलस्वरूप ही सामाजिक विघटन होता है। तो प्राथमिक समूह के महत्व का वर्णन करते हुए हीलर ने लिखा भी है कि प्राथमिक समूह में ही बालक अन्य व्यक्तियों के प्रति पहली जागरूकता प्राप्त करता है और साथ ही साथ स्वचेतनता भी प्राप्त करता है। पहली बार जो है बच्चे का जो संपर्क होता है वो प्राथमिक समूह से ही होता है। यहाँ प्राथमिक समूह में ही बच्चे बात करना सीखता है, उसके आदतों का निर्माण होता है, वो यहाँ पर आज्ञा पालन करना सीखता है, स्वयं का मूल्य आंकना सीखता है ना। परंपराएं प्राथमिक समूह के जो है अत्यंत प्रभावशाली ढंग से ही वो सीखता है। और इस तरह हम देखते हैं कि सामाजिकरण भी प्राथमिक समूहों के द्वारा ही होता है। बच्चों यहाँ मैं बता दूं चलते चलते कि सामाजिकरण भी आपका एक अध्याय है जिसे हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। तो बच्चों मैं समझती हूँ कि प्राथमिक समूह क्या है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो गया। प्राथमिक समूह के जो भौतिक लक्षण हैं, जो आंतरिक लक्षण हैं, वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगले अध्याय में हम प्राथमिक समूह का व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है, कैसे प्राथमिक समूह जो है व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं, यह समझेंगे। ठीक है बच्चों।